एग्जामपुर एक परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चे, जैसा कि मैंने कल आप सभी बच्चों को बताया था कि हम एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो फाउंडेशन के बच्चों का लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये थोड़ा सा टॉपिक भी लंबा है क्योंकि इससे प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को यदि आप 10-15 सालों के एग्ज़ाम को आप देखोगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद एसिड बेस एंड सॉल्ट के 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से, तो बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, बट वो पूछ क्या दे इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। और सभी बच्चे इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे भाई, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप उसका क्विक रिवीजन करते हो तो क्विक इस तरीके से नोट बनाओ कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा एक एक पढ़ना है, देखते ही पता चल जाए कि भाई यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है हमारी, और इस तरीके से आप इसको मैनेज करोगे। ठीक है, तो चले भाई। सर पिछली 2 क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है। अरे सतीश राठौर जी, मैंने आपको पहले बताया कि भाई 2 क्लास की जो पीडीएफ है, जो एमसीक्यू क्लास मैंने आप लोगों को कराया है, कौन सा कराया है, एमसीक्यू का क्लास कराया है। वो एमसीक्यू का एक आइकन बना हुआ है, उसके अंदर देखना, उसी के अंदर वो क्लासें डाल दी गई है। आप ऊपर से देखोगे तो जैसे पहला, दूसरा और तीसरा शायद है, या पहला एमसीक्यू का जो सबसे पहला एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन है, उसी के अंदर वो सारे डाल दिए गए हैं, आप देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, आपने ढूंढा नहीं है, सही से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो टॉपिक का नाम है बच्चे हमारा आज एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट, पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि कैसे, किस तरीके से हम पता लगा सकें कि ये केमिकल जो है वो एसिड है या फिर ये केमिकल बेस है। फिर उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जिस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि वाकई में ये जो केमिकल दिया गया है वो एक एसिड है या फिर एक बेस है। ठीक है, क्योंकि एसिड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 टाइप के होंगे, एक मिनरल एसिड होते हैं और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। एक सिंपल सी शुरुआत से, बचपन से आप लोग जो 4th-5वीं क्लास से एसिड के बारे में अंतर जो पता लगाते आ रहे हो एसिड और बेस के बारे में, वो सबसे पहला डिफरेंस यही पता लगाते हो, एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में। बट आपको पता है यदि एसिड खट्टे हैं टेस्ट में तो वो ऑर्गेनिक एसिड को ही चेक करके आप बता सकते हो। यदि आपको HCl है तो बच्चे आप जैसे उसको टेस्ट करोगे तो आपकी जीवी गायब हो जाएगी। तो उनके लिए कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके माध्यम से पता लगाया जाएगा कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, अम्ल, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सबसे पुरानी डिफरेंस है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को पता है कि लेमन है, आप सभी को पता है कि लेमन एक प्रकार का एसिड है। कैसे बताओगे, आप जैसे टेस्ट करोगे तो आपको उसका स्वाद जो है वो खट्टा मिलेगा, वो एसिड है। इसी तरह से आप ऑरेंज, दही, ऐसे कई सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो खाने पीने में हम प्रयोग करते हैं। जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने पीने में जब हम प्रयोग करेंगे तो जैसे खट्टा स्वाद उसके अंदर आएगा तो ये हमें फील होगा कि ये जरूर एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में, एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड।
अब मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। हिंदी में भी इसको लिटमस पेपर ही बोला जाता है। ये लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर है यानी संसूचक है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो केमिकल मौजूद है वो केमिकल एसिड है या वो केमिकल बेस है। आप सभी बच्चों को पता होगा, लिटमस पेपर सभी ने देखा होगा। 9th या 10th क्लास में आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा होगा। एक पेपर होता है जैसे नॉर्मल पेपर, बट उस पेपर के ऊपर दो रंग होते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। तो याद रखेंगे कि किस कलर को किस कलर में एसिड चेंज करेगा और किस कलर को किस कलर में बेस चेंज करेगा। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी हम एसिड की बात याद रखेंगे तो आपको अपने एक दोस्त का नाम याद रखना है, अनिल। आपको एक दोस्त का नाम याद रखना है, और नहीं है तो उसका नाम बना लो भाई, अनिल। अब अनिल के अंदर क्या है, ये जो आपको अ नज़र आ रहा है, अ से है हमारा अम्ल, और इसके बाद जो है नी से है हमारा नीला, और ल से होगा लाल। क्योंकि लिटमस पेपर दो ही रंग के होंगे, या तो रेड होंगे या फिर ब्लू होंगे। तो अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस रंग में चेंज कर देते हैं। इट मीन्स जो ब्लू कलर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में जो भी केमिकल चेंज कर देगा, तो ये आइडिया लग जाएगा कि ये एक प्रकार का एसिडिक कंपाउंड है, यानी एक प्रकार का अम्लीय है, यौगिक है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई किसके, एसिड के बारे में। अब यहाँ जब लिटमस पेपर का नाम आया है तो इस लिटमस पेपर से रिलेटेड एग्जाम में 4-5 प्रश्न बनते हैं जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो देखते हैं अगला पॉइंट। अब लिटमस पेपर का नाम जो लिया है मैंने, इसको ध्यान से सभी लोग नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लिटमस पेपर किससे बनाए जाते हैं, तो लिटमस पेपर लीचेन से बनाए जाते हैं। किसे, लीचेन। अब ये लीचेन, या इसको हिंदी में हम लाइकेन भी बोलते हैं, लाइकेन। ये लाइकेन कैसे तैयार होता है, तो याद रखेंगे, एल्गी एंड फंगी, इसे हम बोलते हैं हिंदी में शैवाल, और इसे हिंदी में बोलते हैं कवक। आपको याद रखना है, एल्गी और फंगी इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि बच्चे, केवल एल्गी लीचेन का निर्माण नहीं कर सकता, केवल फंगी लीचेन का निर्माण नहीं कर सकता। ये लीचेन तब तक तैयार नहीं होगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे। दूसरी एक और बात, ये जो हमारा एल्गी है, ये इसको फूड देने का, भोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है, और इसी को पानी प्रोवाइड कराने का काम जो करता है वो कवक होता है, यानी फंगी, वाटर, जल। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है कि लिटमस पेपर जो होते हैं वो सबसे पहले एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर सबसे पहले याद रखेंगे एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक संसूचक होता है। इस लिटमस पेपर का निर्माण लीचेन से होता है। बट ये लीचेन कैसे बनता है, ये लीचेन बनता है एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। अब कहोगे सर ये लीचेन हमें दिखाई कहाँ देता है,
तो बरसात के सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर हरे हरे कलर की जो काई जम जाती है, वो ही काई हमारी लीचेन है। या आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास में जो तालाब होते हैं, उन तालाबों में जो पानी होता है, ऐसा पानी जो बहता हुआ नहीं, रुका हुआ पानी है, काफ़ी लंबे समय से वो पानी यदि उस जगह पर रुका हुआ है तो उस पानी के ऊपर भी हरे कलर की एक परत चढ़ जाती है, काई चढ़ जाती है। उसी को हम बोलते हैं लीचेन, या उसी को बोला जाता है लाइकेन। लेकिन इस लीचेन को एक और नाम से बुलाया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब हुआ वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण सूचक। मतलब एयर में पॉल्यूशन को इन्फॉर्म करेगा ये लीचेन। इसका मतलब एयर में ये किस पॉल्यूशन को, तो जो पॉल्यूटेंट मटेरियल है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। जिस वातावरण में, जहाँ के इन्वायरमेंटल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उन स्थानों पर ये लीचेन आसानी से तैयार नहीं होगा, ये लीचेन आसानी से नहीं बनेगा, ये काई आसानी से नहीं बनेगा। इसका मतलब ये लीचेन जो है ये एक प्रकार का पॉल्यूशन इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण सूचक है। और वो भी किस टाइप का, क्योंकि एयर के अंदर कई अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं जिन्हें हम पॉल्यूटेंट मटेरियल बोलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे कई सारे मटेरियल हैं। बट जिस मटेरियल को याद रखना ये इंडिकेट करेगा वो होगा केवल और केवल सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब एक और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा लीचेन है, लीचेन से फिट्स मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। फिट्स मेडिसिन का मतलब होता है मिर्गी के दवाई जो होते हैं, मिर्गी की जो दवाइयाँ होती हैं, मिर्गी की दवाइयाँ भी इस लीचेन से बनाई जाती है, जिसे हम फिट्स मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिट्स मेडिसिन। अदर नेचुरल इंडिकेटर। अभी जब मैं इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा ऑफ्लेक्ट्री होता है, मतलब गंधीय सूचक जिसे हम बोलते हैं। वो जहाँ आएगा वहीं मैं बताऊंगा। यहाँ ये जो टर्म्स आया है केवल मैं इसी के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ, किसी और दूसरे इंडिकेटर को मैं यहाँ इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, सीक्वेंस में लिखवाइए प्लीज़। अरे बच्चे ये सीक्वेंस में ही लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब इस चीज़ को मैं दूसरे बोर्ड में ले जाऊँगा तो बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में केवल एक ही पॉइंट है यहाँ पर। क्या है वो ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो। कुछ यदि नहीं आ रहा है समझ में तो उसको पूछ लो। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि लिटमस पेपर किससे तैयार होता है या किससे बनाया जाता है, तो बोलेंगे लीचेन से। फिर आपसे ये बोलेगा कि लीचेन किससे बनता है, तो लीचेन एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से तैयार होता है। अब ये लीचेन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों के ऊपर बरसात के सीजन में जो हरे कलर की काई चढ़ जाती है, या आपके घरों के आसपास में कहीं गंदा पानी इकट्ठा होगा, जिस पानी के ऊपर हरे कलर की काई चढ़ जाती है, तब आप लोगों को याद रख लेना है कि वो ही लीचेन है, उसी को हम बोलते हैं लाइकेन। अब ये लीचेन एक प्रकार का पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कौन सा? एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। बट एयर में किस पॉल्यूटेंट मटेरियल को इंडिकेट करता है, तो बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। एक लास्ट का पॉइंट और मैंने आपको बताया, इस लीचेन से फिट्स मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। फिट्स मेडिसिन का मतलब मिर्गी की दवाइयाँ भी इससे बनाई जाती है। इतना पॉइंट है केवल और केवल लीचेन से रिलेटेड। यहीं से 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी किए जा सकते हैं, इसलिए इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। मोर एयर पॉल्यूशन, मोर लीचेन। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई।
चलिए, तो ये केवल लीचेन से रिलेटेड हमारा टर्म्स हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट एसिड से रिलेटेड जो आपको नोट करना है वो ये करना है कि एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो हमेशा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एसिड को अम्लों को जब वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो हमेशा वो हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं। कौन सा आयंस? हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं। हालांकि आपको पता है कि वो रिलीज तो हाइड्रोजन आयंस ही करते हैं, बट हाइड्रोजन आयंस जो है वो अकेला रह नहीं सकता। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो है वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयंस तैयार करता है H3O+। क्योंकि याद रखना, हाइड्रोजन यदि एक आयंस रिलीज कर देगा तब वो प्रोटॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटॉन। कैसे? जैसे ये आपको पता है कि ये है हमारा हाइड्रोजन का ये हमारा न्यूक्लियस है, और आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन है और प्लस में उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है, मतलब दे दिया, तो बचा क्या रह गया? केवल और केवल प्रोटॉन। इसलिए H के ऊपर यदि कभी प्लस लिख दिया जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये H+ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके पास केवल और केवल प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन को तो इसने किसी को डोनेट कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल वेगराजी। व्हेन एन एसिड मिक्स विद वाटर इट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। भाई यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि एसिड को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस, या किताबों में हाइड्रोनियम आयंस भी लिखा होगा। अब हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो सिंगली रह नहीं सकता, इसलिए वो वाटर के साथ मिक्स होकर के वो हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया किससे? एसिड से रिलेटेड। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम देखेंगे इसके अंदर वो आप लोगों को ये याद रखना है, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू फ्री आयंस। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, मुक्त आयनों के कारण। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कारण होता है सॉल्यूशन में मौजूद आयंस। सॉल्यूशन में मौजूद आयंस ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। ठीक है, और मेटल नॉन मेटल की बात जब करते हैं मेटल की, तो वहाँ आप लोगों को पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ होल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? पास करते हैं। बिल्कुल भाई, ये कोस्ट गार्ड के लिए भी है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जिस भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आती है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। चाहे आप एनडीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप नेवी के स्टूडेंट हो। वो एक अलग बात है कि अलग अलग एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अलग अलग पूछे जाएंगे, किसी में ज़्यादा और किसी में कम पूछे जाते हैं। एनडीए के लिए तो आप सभी बच्चों को पता है कि उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, भाई आलोक जी को मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो अपलोड हो गई है भाई। अब वीडियो जो है वो दूसरे जगह अपलोड है, मतलब एक एमसीक्यू का जो सेशन है उसके अंदर कई सारे 8-10 एमसीक्यू के आपको मिलेंगे, उसी में ये वाली क्लास भी डाल दी गई है। मैं भी देख रहा था तो मैंने भी देखा था कि भाई मेरी क्लास तो 2-3 दिनों वाली इसके अंदर दिख ही नहीं रही है।
तो जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो MCQ के अंदर ही डाली गई है सारी क्लास जो MCQ की मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो जो पिछली 3 क्लास हुई है वो तीनों क्लास आपको उसी के अंदर मिलेगी, उसकी PDF भी वहां मैंने लगवा दी है। ठीक है, सर वीडियो की ऑफलाइन प्लेलिस्ट नहीं बनती है क्या? बच्चे वीडियो को आप एक बार डाउनलोड कर लो ना, तभी तो उसकी ऑफलाइन प्ले में आप देख पाओगे। ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो आपको उसको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, उसके लिए आपका नेट वर्क करेगा। लेकिन यदि आप उसको एक बार डाउनलोड कर लो तो डाउनलोड करने के बाद उसको आराम से आप देखते रहना, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद आपका नेट खर्च नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे एसिड। अब एसिड जो होते हैं ना, अम्ल जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एसिड है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। और दूसरे टाइप का जो है उसको हम बोलेंगे मिनरल एसिड, खनिज अम्ल। और ऐसा देखें भी तो इसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे तो इसका अपोजिट होगा इनऑर्गेनिक, तो इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कह देते हैं। किसको? मिनरल एसिड को। अब पहले हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में और फिर उसके बाद मिनरल एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं, कार्बनिक अम्ल की बात करूं, तो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड, या इनको हम बोलेंगे प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड को बोला जाता है नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल। तो मिनरल एसिड को बोला जाएगा सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक अम्ल, या आप इसको कृत्रिम अम्ल भी बोल सकते हो। ये ऐसे अम्ल होते हैं जिनको लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन के माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, सर एक बार से ज़्यादा देखने का टाइम नहीं मिलता तो 4 बार कैसे देखें? अरे भाई एक बात बताओ कि सभी बच्चों के पास टाइम तो एक बराबर है, मतलब एक दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं ना सभी के पास। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे के पास 32 घंटे हो जाएंगे और तीसरे के बाद 35 घंटे हो जाएंगे। तो जब सभी बच्चे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वो आपको खुद ही देखना है कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या डेली वर्क रूटीन है, उसके हिसाब से आप देखोगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई, मैंने सीधा ये बोला कि एक बच्चे ने कहा सर मेरा नेट ज़्यादा खत्म हो जाता है यदि मैं ऑनलाइन देखता हूँ बार बार। तो मैंने कहा उसको एक बार डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद 2 बार देखो या 3 बार देखो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार देखने का तो टाइम मुश्किल से मिलता है, तो 4 बार कहाँ से देख पाएंगे? तो बच्चे मैंने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया था। ठीक है, कि अब आपको 4 बार देखना है या नहीं देखना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद कि जो नेचुरल एसिड होते हैं वो याद रखना, जितने भी नेचुरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होंगे? ये एक वीक एसिड होते हैं, इनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं उन सभी के पास हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेस हाइड्रोजन आयंस। इसके पास जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो वीक एसिड होंगे, और जितने भी वीक एसिड होंगे उनके पास हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो होती है वो लेस होती है, कम होती है। बट यदि यहाँ की बात करें तो ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं उनके पास हाइड्रोजन आयंस की मात्रा अधिक होती है, हाइड्रोजन आयंस की मात्रा अधिक होती है, मोर हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। अब एक और बात आपको पता है कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड हम किसे बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे? तो वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व होकर के, पानी के साथ घुलकर, पानी के साथ मिलकर, याद रखना वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, वो टोटली डिसोसिएट नहीं होते, उनके आयंस जो होते हैं वो टोटली डिसोसिएट नहीं होते। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके आयंस जो होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर टोटली डिसोसिएट यानी पूर्ण वियोजित हो जाते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वीक एसिड के अंदर कौन कौन से एसिड आएगा? सबसे पहला आएगा कार्बोनिक एसिड, इसके बाद आएगा एसिटिक एसिड, इसके बाद आएगा, और इसके बाद जितने इसके अलावा जो टॉर्टरिक एसिड हैं, या मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं जिसमें एसिटिक एसिड आएगा, टॉर्टरिक एसिड आ जाएगा हमारा, इसके अंदर मैलिक एसिड आ जाएगा, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे हमारे वीक एसिड कहलाते हैं, यानी वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। अब ये किस सोर्स से मिलते हैं? यदि हम बात करें इनके सोर्स की, इनके स्रोत की, तो याद रखना इनके स्रोत जो होते हैं वो फ्रूट्स हैं यानी फल, इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, इसके अलावा ये आपको पता है मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, या इसके अलावा रेड एंट, लाल चींटियां या जो मधुमक्खियां होती है उनमें मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया है। ठीक है। अभी ऑर्गेनिक एसिड के मैं कुछ सोर्स के नाम भी लिखूंगा और उन सोर्स के अंदर कौन कौन सी टाइप का एसिड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट यदि यहाँ बात करूँ तो याद रखना इनका जो सोर्स है वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, ये किसी खाने पीने की चीज़ों में नहीं मिलती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात एक और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस ऑर्गेनिक एसिड की तरफ। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ईटेबल होते हैं, यानी ये खाने योग्य होते हैं, खाने योग्य होते हैं। बट याद रखना मिनरल एसिड को क्या आप खा सकते हो? खाने के बाद ही आपको पता चलेगा, यही आपको खा जाएगा। ठीक है। जैसे मिनरल एसिड को आप लोगे ना तो आपका ये सारा गला वाला आंतड़ी पांतड़ी सब गायब हो जाएगी। तो कह सकते हैं इट कैन बर्न, यह जला सकता है, आपकी स्किन को जला सकता है, आपको भी जला सकता है। ठीक है। आपकी स्किन को भी ये जला सकता है, वो है हमारे मिनरल एसिड। ठीक है। रेड एंट के पीछे क्या लिखा है? बच्चे रेड एंट के पीछे कुछ नहीं लिखा। अच्छा, इसके पीछे लिखा है मिल्क, ये लिखा हुआ है दूध। अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि कुछ किन किन सोर्स के अंदर कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक यदि किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करके पूछो भाई। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करा रहा हूँ कि एसिड को, अम्लों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एसिड है ऑर्गेनिक एसिड या हिंदी में जिसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। दूसरा एसिड है मिनरल एसिड जिसको हिंदी में बोला जाता है खनिज लवण। ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल एसिड बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त होता है। और जो मिनरल एसिड है इनको हम सिंथेटिक एसिड, कृत्रिम अम्ल बोलते हैं, क्योंकि उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, उनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो सारे के सारे दुर्बल अम्ल होंगे, वीक एसिड होंगे,
क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वाटर के साथ मिल करके पार्सली डिसोसिएट करते हैं अपने आयंस को, टोटली डिसोसिएट नहीं कर पाते। बट यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स होकर के टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनके आयंस, इसलिए हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। यदि इन स्ट्रॉन्ग एसिड का मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चे H2SO4, या इसका एग्जाम्पल है HCl, या इसका एग्जाम्पल है HNO3। तीन इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट या उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोलिक क्लोराइड, तीसरा है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन प्रकार के जो अम्ल आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और ये जो अम्ल दिखाई दे रहे हैं ये वीक एसिड हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई। सर जी मिर्गी क्या है? मिर्गी क्या है भाई? मिर्गी का मतलब आप लोगों ने एक्चुअल में उसके बारे में आपको बायोलॉजी वाले सर ही बताएंगे कि वो क्यों आता है और कैसे आता है, कहाँ क्या इफेक्ट होने से। ठीक है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि भैया फिट्स नाम की जो दवाई होती है, मिर्गी की दवाई, वो लीचेन से कुछ बनाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्योर लीचेन जो आपके लेबोरेटरी में होता है वो किसी को मिर्गी आ जाए तो उसको खिला दो और उसको सुंघा दो तो उसकी मिर्गी ठीक हो जाएगी। उसमें और भी इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं, बट इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया। मिर्गी का मतलब भाई आप लोगों ने देखा हुआ अचानक से कुछ लोगों को चलते चलते दौरे पड़ जाते हैं, तो वही दौरे मिर्गी के दौरे कहलाते हैं। चलिए भाई, अनूप जी कहते हैं सर क्लियर सर, एमके जी कह रहे हैं नो डाउट सर। ठीक है, हाँ एक कह रहा है मिर्गी इज अ टाइप ऑफ चक्कर। बिल्कुल भाई, हो सकता है मिर्गी एक टाइप का चक्कर ही है, बट याद रखना मिर्गी एक टाइप का चक्कर है, ये बात तो सही है। मिर्गी बट एक प्रकार का कमजोरी चक्कर से वाला नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ कमजोरी आ जाती है ना तो उसके बाद जो चक्कर आ जाते हैं वो वाला चक्कर नहीं है। सर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लें और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस दे दें, तो बच्चे जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉल्ट और एसिड, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और यदि एक वीक बेस ले लें तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड ले लिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है उसी टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, तो वो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो याद रखना न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स वो एक टाइप का सॉल्ट होगा और सॉल्यूशन जो मिलेगा वो न्यूट्रल होगा। वो आगे मैं केमिकल रिएक्शन आपको कराऊंगा तो वहां ये बातें मैं आपको बताऊंगा अभी एसिड के बारे में। चलिए भाई, सर मैंने HCl को हाथ में लिया था पर कुछ नहीं हुआ था। अरे बच्चे आपने जिस HCl को हाथ में लिया था ना वो डाइल्यूटेड था, और डाइल्यूटेड पे डाइल्यूट किया हुआ वो डाइल्यूटेड था, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ। कंसंट्रेटेड को यदि ले लो ना तो जैसे आप हाथ में रखोगे तो आपके हाथ में छेद करके वो बाहर निकल जाएगा। हो सकता है कि हड्डी वड्डी सबको गला दे, क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। जो भी एसिड आप लोगों ने आजकल इधर उधर देखे होंगे वो सारे सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, और मेन सल्फ्यूरिक एसिड जो हम यूज करते हैं जिसे आप तेजाब बोलते हो वो सारे डाइल्यूटेड होते हैं। अब ये डाइल्यूटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट सीक्वेंस भाई, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब चीज बता दूं भाई। हाँ बिल्कुल, जो अम्ल की परिभाषा ओरेनियस ने दी, ब्रोंस्टेड ने दी, और उसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट जो था, ये तीनों मैं बताऊंगा, बट इन तीनों को हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसको मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बताऊंगा जब मैं एसिड की और बेस की नॉर्मल प्रॉपर्टी बता दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।
ठीक है, कि ओरेनियस ने किसे एसिड और किसे बेस माना है, ब्रोंस्टेंट लॉरी ने किसको एसिड और किसको बेस माना है, और इसके अलावा जो लुईस होते हैं, लुईस थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी कि लुईस थ्योरी के अंदर किसको एसिड माना जाता है और किसको बेस माना जाता है, ठीक है, वो बात मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। चलिए भाई, सर मैं हाथ में लेकर के एक्सपेरिमेंट करूं क्या ट्राई? अरे भाई आपको कंसंट्रेटेड HCl मिलेगा कहां से, पहले ये बताओ, जब कह रहे हो आप ट्राई करो, ठीक है। और उसकी तो छोड़ो, वो चलो उसकी छोड़ो, आप इसका छोड़ो, जो बैटरी एसिड का नाम तो सुना होगा ना, तो बैटरी का ढक्कन खोल के हाथ घुसेड़ देना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये एसिड क्या होता है, ठीक है। हालांकि वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार डाल लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या होता है एसिड, ठीक है। आप हाथ में लेकर के चेक कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा, गर्म पानी में ही हाथ डालते तो आपको पता चल जाता होगा, तो वहां आपको डालने पर आपको आभास हो जाएगा क्या बात का क्या चीज़ है ये। सर एंट में कौन सा एसिड होता है? बच्चे एंट के में मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड जिसे हम बोलते हैं वो होता है, अभी मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, कुछ में नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड या इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो यहां हम लिख रहे हैं एसिड, एसिड का नाम यहां होगा, और यहां वो एसिड किस सोर्स से, किस स्रोत से प्राप्त होता है, उसके स्रोत का नाम। तो सबसे पहला एसिड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको हिंदी में भी एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये विनेगर से प्राप्त होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सिरका। दूसरा इसके बाद लैक्टिक एसिड,
अरे अब वॉइस आ गई बच्चे, एक बार कमेंट करके बता दो क्या वॉइस आ गई है। बिल्कुल भाई रिपीट कर दूंगा। मैं लिखने में मेरा ध्यान था, मुझे पता ही नहीं चला कब वॉइस चली गई। ये टेक्निकल का कोई पता नहीं है भाई कब क्या होगा। क्लियर क्लियर। चलिए भाई, अब क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं भाई। लो पिछली स्लाइड में लिया है मैं। यहां मैंने आपको बताया कि नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद एसिड, और वहां मैंने उनके सोर्स का नाम लिखा है कि किनसे उसे हम प्राप्त करते हैं। तो पहला एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर से प्राप्त होता है। विनेगर क्या होता है? विनेगर 5 से 8% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड और बाकी जो है वो पानी है। उस सॉल्यूशन को बोल देते हैं सिरका। जिस सिरके का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये हम यूजेज में करेंगे। दूसरा उसके अलावा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड और मिल्क में पाया जाता है। तीसरा सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें लेमन, ऑरेंज ये दो आते हैं। इसके अलावा अगला है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मौजूद होता है। और फॉर्मिक एसिड रेड एंट लाल चींटी एवं मधुमक्खियों में पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था, शायद आप लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। मैंने सर ब्लैक स्लाइड दिखा दीजिए। भाई बैक स्लाइड ही तो दिखा दिया, अभी मैं दिखाया था बैक स्लाइड, मैंने समझाया अभी, ठीक है, कि कौन सा एसिड का मतलब क्या है। तो 5 पर फॉर्मिक एसिड इन चीज़ों में पाया जाता है। उसके बाद नंबर 6 बच्चे टॉर्ट्रिक एसिड। टॉर्ट्रिक एसिड, टॉर्ट्रिक एसिड इसको बोलते हैं टॉर्ट्रिक अम्ल। टॉर्ट्रिक अम्ल टॉर्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? तो ये है ग्रेप्स में। इसके अलावा टेमरिंड, इसके अलावा अनराइप मैंगो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंगूर, इसे बोलेंगे इमली, और इसे बोलेंगे कच्चे आम या अमिया बोल देते हैं, कच्ची अमिया। अमिया का मतलब ही होता है कच्चा आम, ठीक है। अरे भाई मैंने बताया था स्कॉर्पियन जो होता है, जिसे हम बिच्छू बोलते हैं, तो बिच्छू के अंदर भी मीथेनोइक एसिड ही पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। इसका मतलब ये मत बोल देना कि जो कोबरा सांप होता है उसमें भी मीथेनोइक एसिड ही पाया जाता है। तो उसमें मीथेनोइक एसिड नहीं है, वो एक दूसरे टाइप का जहर होता है, ठीक है। तो यहाँ मीथेनोइक एसिड है बिच्छू तक, बट अलग अलग प्रकार के बिच्छू में अलग अलग मात्रा में ये मीथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसलिए ज़्यादा एसिड का आपकी स्किन में डाल देने से हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि कुछ बिच्छू के काटने से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। हाँ, इमली में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। बिल्कुल ये जो फॉर्मिक टॉर्ट्रिक एसिड की बात मैंने बोली है, टॉर्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में, टैमरिंड में और अनराइप मैंगो, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाए हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। और इन सोर्स से, इन स्रोतों से इन ऑर्गेनिक एसिड को प्राप्त किया जाता है। मतलब ये सारे खाने पीने की चीज़ों से ही मिलती है, इसलिए खाने पीने की चीज़ों से हम इनको प्राप्त करते हैं।
इसलिए ये ऑर्गेनिक एसिड है। और मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड एक वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड, एसिड सॉल्ट में, एसिड बेस सॉल्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो बच्चे, मैंने तो पेपर नहीं बनाता, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए ध्यान से देखने पर ये अंदाजा लग रहा है कि प्रत्येक साल 2 से 3 प्रश्न वो पूछ रही है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो 15 प्रश्नों में 2 प्रश्न हो सकते हैं या 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, बट 2 तो एटलीस्ट मानकर चलो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 3 हो जाए तो वो एक अलग बात है, बट 2 प्रश्न तो होंगे ही होंगे, जिनमें एक फॉर्मूला वो पूछेगा और दूसरा दूसरे एसिड या बेस के यूजेज या किसी भी टर्म से वो पूछ देगा। ठीक है, चलिए भाई। तो ये हमारा हो गया एसिड से रिलेटेड बातें। अभी तक हमने एसिड से रिलेटेड जो भी बातें की है ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब कुछ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, जिस केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पर बताएंगे कि एसिड मेटल के साथ मिलकर क्या रिएक्शन करेगा, वो बेस के साथ मिलकर क्या रिएक्शन करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। ठीक है, बट आज का समय इसी के साथ हम लोगों का समाप्त हो गया है बच्चे। ठीक है, आज का समय इसी के साथ हम लोगों का समाप्त हो गया है। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में आप लोग कोई प्रश्न पूछ सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। बिल्कुल लोकेश जी, 2 से 3 प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम में, 2 प्रश्न तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। अब 3 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, बट 2 तो होंगे ही होंगे 15 क्वेश्चन में से। ठीक है, पॉलिटी कब से शुरू होगी? भाई पॉलिटी कब से शुरू होगी इसका पता मेरे पास नहीं है, इसका एड्रेस आपको गजेंद्र सर के पास मिलेगा कि पॉलिटी अभी तक कहाँ है, वो पहुंची क्यों नहीं है आपके ऐप पर। ठीक है, तो इसका एड्रेस गजेंद्र सर के पास पता होगा, आप उनसे पूछिए। और मैं क्या किसी भी टीचर से आप भाई पूछते हो कि सर इसकी क्लास चल रही है कि उनकी क्लास नहीं चल रही, उनकी क्लास क्यों नहीं चल रही है? तो देखो बच्चे, किसी दूसरे क्लास टीचर का जो शेड्यूल होता है ना, किसी दूसरे टीचर को नहीं पता। दूसरी बात, यदि पता भी और बीच में किस कारण से उन्होंने क्लास लेफ्ट किया या किस कारण से उन्होंने आज की क्लास नहीं ली, वो नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, इन सब चीज़ों का पता जो होगा वो मैनेजमेंट को होगा। तो आप गजेंद्र सर को तुरंत कॉल मिला दो। बिल्कुल होता है ना कि वो 420 की स्पीड से, तो 420 की स्पीड से मिला दो, तुरंत वो निवारण कर देंगे आपका कि क्या दिक्कत है। इन सभी एसिड के फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले तो आपसे वो पूछेगा नहीं, बट मैं आप लोगों को इन एसिड के यूजेज बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको इन अम्लों के प्रयोग बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है जो आपके कपड़ों के ऊपर स्याही के दाग लग जाते हैं, उन स्याही के दागों को मिटाने के लिए। और ये ऑक्जेलिक एसिड आपके बॉडी में जो कैल्शियम पाया जाता है, उस कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक एक पदार्थ बनाता है, जिसके कारण से हमारी किडनी में पथरी हो जाता है। तो किडनी में पथरी का कारण बन जाता है। मैं जब इनके यूजेस बताऊंगा तो सभी के फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, कि लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। यहाँ जस्ट मैंने उनके ऑर्गेनिक नाम और उनके सोर्स का नाम बताया है, मैंने उनके प्रयोग नहीं बताए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए बाय बाय सभी लोगों को, बाय बाय, टेक केयर भाई। चलिए भाई, जय हिंद सभी लोगों को।